नाउ इंडिया म्यांमार, सबसे पहले तो म्यांमार का मैप देख लेते हैं। कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? सो ब्रिटानिका का मैप है, तो इसलिए ये इंडिया के मैप में उन्होंने लिखा हुआ है कि एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय इंडिया, एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय नोबडी, एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना, claimed by India, administered by India and claimed by China. This one. Is that clear जी? So यहाँ पर D है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हैं, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल दोनों भारत का अखंड हिस्सा हैं, हम ऐसा ही बोलेंगे और ऐसा ही सच भी है। Nobody can take even an inch of India's land. यहाँ पर आपको दिख रहा है म्यांमार, ये है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रीजन, यू नो दैट। यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ बांग्लादेश से ऑपरेट किया करते थे, कुछ म्यांमार से ऑपरेट किया करते थे। इस इलाके में दे यूज टू हैव देयर कैंप्स एंड बांग्लादेश एज वेल। अब बांग्लादेश तो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो उनको सेफ हेवन मिलेगा ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं उनको बहुत सीरियसली कभी नहीं लिया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी पुरानी सरकारों ने इन द पास्ट 7-8 डेकेड्स दे नेवर थॉट ऑफ टेकिंग बॉर्डर सिक्योरिटी वेरी केयरफुली, और उसका नतीजा क्या हुआ? अब 26/11 जैसे टेररिस्ट अटैक्स तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोगों की जान गई है। इलीगल माइग्रेशन तो हो ही रही है, ड्रग्स तो आ ही रहे हैं, फेक करेंसी लाई जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, इंसानों का, ज़्यादातर औरतों का खरीद फरोख्त यहाँ से चल रहा है, इन एरिया से चल रहा है, हथियारों की इलीगल सप्लाई यहाँ से आ रही है। फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया को डिस्टर्ब रखना है तो बॉर्डर रीजन को डिस्टर्ब करना है, बिकॉज जब बॉर्डर रीजन जो है डिस्टर्ब रहेगा और खुला रहेगा तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट जी। एंड देन आपने ये भी चीज नोटिस करनी है, म्यांमार इज सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज दिस? ये कौन सी कंट्री है जी? एटलस देखे होंगे थोड़े से तो पता लगेगा। विच कंट्री इज दिस? आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस एरिया, you can imagine how sensitive, how important this area is for India as well as for China. So चाइना और इंडिया के बीच में म्यांमार सैंडविच्ड है। दोनों की सिक्योरिटी के लिए म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे ये वाली टाइमलाइन। कैन यू सी दिस टाइमलाइन? सो ये है बैकग्राउंड कि अभी तक म्यांमार के अंदर हुआ क्या। फिर तो हम आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर, यहाँ पर तो बाद में आएंगे, पहले बैकग्राउंड तो समझ लें। और वो अनफॉर्चुनेटली आपको न्यूज़पेपर्स नहीं समझाते हैं, इसीलिए आपको चाहिए होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस, और बहुत डिटेल में एक एक कंट्री के बारे में आप वहाँ पे पढ़ते हो। ठीक बात है। सो इन योर बैच क्लासेस यू आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स। एटलीस्ट इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, यहाँ से तो शॉर्ट ही होता है कि क्वेश्चन आ जाना है आंसर राइटिंग के लिए, और अब तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे, राइट। सो यहाँ पर हुआ क्या, लेट्स रीड दिस। 1948 के अंदर म्यांमार को आज़ादी मिल गई, किससे? यूके से। इन्हीं का तो सारा पंगा डाला हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स, ये जहाँ गए वहाँ पर कुछ ना कुछ मुसीबत छोड़ के गए। इजराइल पैलेस्टीन की मुसीबत किसने छोड़ी है? यूके ने। इंडिया पाकिस्तान, यूके। अभी कल तो नेपाल के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की ज़मीन हमने भी कब्जा कर रखी है। जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो क्या बोल रहे हैं? यूके को इसका समझौता करवाना चाहिए। वो अभी भी अपने दिमाग में गुलामी चल रहे हैं, राइट। वाई वुड इंडिया एक्सेप्ट एनी समझौता फ्रॉम यूके? वी आर नॉट अंडर देयर कलोनियल रूल एनी मोर। बढ़िया, जहाँ से गए यहाँ पर वहाँ पर डिस्प्यूट्स छोड़ के गए, तो इन्होंने म्यांमार को अलग कर दिया था इंडिया से। बर्मा हुआ करता था। 1962 से 2011 में यहाँ पर मिलिट्री रूल रहा। मिलिट्री रूल रहा किसका? यू सी दिस वर्ड, जंटा। सो मिलिट्री रूल इतना लंबा चला, यहां पर जो अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर क्लेम करते थे लोग, उनको जेल में रखा गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनमें सबसे बड़ी लीडर थी ऑंग सान सू ची। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने भी देश की माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जब बहुत ज़बरदस्त परसिक्यूशन का कैंपेन मिलिट्री ने स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने भी कुछ बोला नहीं,
राइट। सो 2008 में क्या हुआ, मिलिट्री जंटा होल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम करवाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एक नए प्रकार की सरकार होगी, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं, क्वाज़ी सिविलियन गवर्नमेंट। व्हाट इज क्वाज़ी? ऑल ऑफ यू लेट्स टेल द न्यू स्टूडेंट्स कि क्वाज़ी क्या शब्द होता है। एवरीबडी जिसने पॉलिटी कवर कर ली है, जिसने स्कूल में भी ध्यान से सुना था क्वाज़ी का अर्थ, ये तो आसान है। क्वाज़ी सिविलियन एज इफ, जैसी, सिविलियन गवर्नमेंट जैसा कुछ, पार्टली, नॉट फुल। क्वाज़ी सिविलियन गवर्नमेंट में बहुत ही अजीब सिस्टम था 2008 के अंदर। सिस्टम क्या था कि आधे तो सिविलियन लीडर्स होंगे, इलेक्शन जीत के आएंगे, कुछ मिलिट्री के रूलर्स वहाँ पर वैसे ही बैठेंगे जी पार्लियामेंट के अंदर। बताओ क्यों बैठेंगे? नहीं बैठना चाहिए। बट वहाँ पर मिलिट्री जो है इतने साल डिक्टेटरशिप करने के बाद वॉज नॉट एक्चुअली रेडी टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। वो दिखा रहे थे बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था। अब 2010-11 में क्या हुआ, जनरल इलेक्शंस करवाए गए वहाँ पर, और मिलिट्री ने इस क्वाज़ी सिविलियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी कि लो जी सरकार चलाओ, बट इट वॉज बैक्ड बाय द मिलिट्री एज वेल। तो जो डेमोक्रेटिक लीडर थी ऑंग सान सू की, उनको पता था कि मेरे हाथ में 100% पावर नहीं है। तो जब कुछ सालों के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, मिलिट्री ने दोबारा से तख्ता पलट कर दिया। देयर वाज अ कू डेटा, राइट, यानी तख्ता पलट हो गया, दोबारा से डिक्टेटरशिप आ गई मिलिट्री की। आज भी डिक्टेटरशिप है मिलिट्री की। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, राइट, हेलो जी। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ये है कि लास्ट टाइम जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई थी, ये आपने देखा 1962 से कब तक, 2011 तक। जब लास्ट टाइम मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई थी, तब इंडिया ने क्या कहा कि भाई म्यांमार के लोगों के पास लोकतंत्र होना चाहिए। अच्छी बात कही। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हम अपना देश देखेंगे, तुम अपना देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो देखो। ये बात हो गई। सो अल्टीमेटली म्यांमार के रिश्ते किसके साथ अच्छे होते? मिलिट्री सरकार है, इंडिया कह रहा है लोकतंत्र होना चाहिए, उनके खिलाफ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी क्या बोलती है? प्रैक्टिकलिटी में जियो, अपना राष्ट्र हित देखो, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखो, सारी दुनिया के अंदर मॉरल्स और एथिक्स फैलाने बंद करो, अपने लोगों का भला करो ना। उस जमाने में क्योंकि हमने म्यांमार के जो उस मौजूदा सरकार जो है उसके खिलाफ हमने डेमोक्रेसी का कैंपेन खोल लिया, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर लेते हैं, तो क्या हुआ, म्यांमार कह रहा है कि अगर आपकी मिजोरम स्टेट के अंदर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई अटैक करके आके यहाँ पे रह लेती है, मेरे को तो नहीं पता जी कौन यहाँ पे रह रहा है, कोई नागा ग्रुप यहाँ पे आके रह लेता है, आई एम नॉट अवेयर कि कौन है, मुझे तो नहीं पता लगा। असम में कोई अटैक करके आ जाता है, बांग्लादेश में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो तो वैसे ही हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। खालिदा जिया की सरकार आ गई जब, आफ्टर पाकिस्तान बिकेम ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश आफ्टर 1971, तो वो भी प्रो पाकिस्तान सरकार थी, वो कह रहे हैं हम भी नहीं सपोर्ट करेंगे। शेख हसीना आई, उसने बांग्लादेश साफ किया, यहां से उठा के सब लोगों को इंडिया को दे दिया। म्यांमार जो है उसमें अब दूसरी बार जब ऐसा मिलिट्री रूल आया तो अब हमने ऐसी बातें नहीं बोली, बिकॉज इट इज एक्चुअली द इंटरनल मैटर ऑफ दिस कंट्री, इट इज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार टू डिसाइड कि वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उनको उसके लिए क्या करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉलिटी को, अपने सारे स्ट्रक्चर को, कम्युनिटीज को। इंडिया थोड़ी कैंपेन फैलाने के लिए बैठा हुआ है, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। ये बात समझ गए आप? ऑल ऑफ यू, यस और नो? These are very important things to understand in foreign policy. अब आपको ये समझ में आएगा, अब आपको ये कहानी मैंने सुना दी कि बैकग्राउंड में हुआ क्या था। अभी आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी है, हमने अभी तक टाइमलाइन भी देख ली, अभी दोबारा से एक नकली से इलेक्शन करवाए गए हैं 2025-2026 के अंदर, यूजलेस इलेक्शंस, नॉट जेन्युइन इलेक्शंस ऑब्वियसली। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसको भी समझेंगे, और ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इसका एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की कोशिश है। सब धरा पड़ा है यहाँ पे, कुछ नथिंग इज मूविंग। वाई? बिकॉज ऑफ म्यांमार के अंदर ये मिलिट्री सरकार आ गई है, और मिलिट्री जब सरकार ने तख्ता पलट किया
डेमोक्रेसी के जो समर्थक थे उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी, तो इनका इंटरनल डिसरप्शन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, चिकन्स नेक कॉरिडोर। एवरीबडी नोज दिस, चिकन्स नेक, गर्दन मुर्गे की तोड़ दो तभी मरेगा ना वो। ईजिएस्ट टू किल द चिकन बाय ट्विस्टिंग द नेक। तो वैसे ही इंडिया में अगर चाइना कभी अटैक करे और इंडिया की मेनलैंड से इस इलाके को अगर अलग करना हो तो यहां पर बस इतना एरिया ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे कि सर यहां पे तो इंडिया की ही स्टेट्स हैं, यहां तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो बांग्लादेश में कौन सी सरकार होगी, नेपाल की सरकार के साथ कैसे रिश्ते हैं, एंड इवन दिस एरिया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, यहाँ आना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर चाइना, फॉर चाइनीज़ फोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे चाइना तो स्पेस के अंदर भी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, स्पेस वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, वहाँ पे सैटेलाइट्स कैसे उड़ानी है वो भी देख रहा है वो, राइट। सो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो है इसका विकास नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया गया, वो बच्चे बेचारे अब यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है रेसिज्म की वजह से। बट समहाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड जो सरकार है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है, उसका फोकस ही नहीं था, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया, भूल ही गए हैं उसको कि वहाँ पर भी सड़कें बनानी थी, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर देना था। सो अभी वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, बिकॉज इतना ज़्यादा डेवलपमेंटल गैप रह गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में गैप रह गया कि अब अलग से एक मंत्रालय है नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की इकॉनमी लैंडलॉक्ड इकॉनमी है, अगर उसका विकास हम चाहते हैं तो हमें उसकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हम यहां से इस तरीके से भी रेलवे लाइंस बना रहे हैं, अब नई सरकार आ गई है बांग्लादेश के अंदर, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी भगवान जानता है। हम कनेक्टिविटी इंडिया के इस इलाके की यहां से भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, and we are also trying to connect India's northeast with Southeast Asia, right? Southeast Asia जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई कंट्रीज़ का एक रीजनल ग्रुपिंग है। तो अगर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट उन सबके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, ट्रेड जो है वो करना आसान हो जाएगा, तो यहाँ से भी इकोनॉमिक ग्रोथ की हम उम्मीद और खबरें सुननी स्टार्ट करेंगे, राइट। अभी म्यांमार के यही वाले जो मिलिट्री प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने नकली इलेक्शंस करवाए और राष्ट्रपति बन गए, मिन ऑन्ग लैंग, ये आए हुए हैं। तो यहाँ पर बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इंडिया कुछ भी बोलेगा तो वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी कि ओ माय गॉड आपने डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे बोल दिया, राइट। खुद सऊदी अरेबिया के साथ घूमते रहेंगे गले मिल के, which is one of the worst dictatorships. Now, the president reiterated Myanmar's assurance that its territory would not be permitted to be used against India's security interests. समझ गए क्यों ये बात बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको इतनी बड़ी राम कथा सुनाई है कि भाई वहाँ पे छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं, मीज़ोज, नागाज, इन सब कम्युनिटीज़ के, वो वहाँ पर जाकर अपना बेस बनाते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, वापस चले जाते हैं। अब सच बात ये भी है कि इंडिया बॉर्डर के उस पार जाके उनको मार भी आता है, अब पहले नहीं मारता था। एक बार एक मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उनसे गलती से बोला भी गया था मीडिया में, राइट। बोलना नहीं होता ये कि यू आर ब्रीचिंग बॉर्डर्स ऑफ सम अदर कंट्री, बट डिनायबिलिटी रखते हुए इंडिया जो है बॉर्डर के उस पार जाके म्यांमार के अंदर भी अटैक्स करके आती है, और म्यांमार की सरकार को ये पता है। म्यांमार की सरकार जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है, दोनों कंट्रीज चुप रहती हैं, राइट। सो दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग नाउ in the last few years. Prime Minister affirmed that India remained committed to deepening security cooperation. तो हम नहीं बोलेंगे बिकॉज हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी सरकार आए या क्या आए, लेकिन हमने बातचीत में हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, IFS ऑफिसर मिस्टर मिस्री, उन्होंने ये बोला कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एंड ऑंग सान सू की उनके बारे में भी बातचीत हुई है। ठीक है, बहुत है, इतनी बातचीत काफ़ी हो गई, बिकॉज हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो बीच में रुका हुआ है, उसकी डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राइलैटरल मोरे माइसॉट हाईवे विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे,
वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें कनेक्टिविटी चाहिए, हमें अपने लोगों को नौकरियां देनी है, हमें अपने लोगों को अच्छी ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम देनी है। नॉर्थ ईस्ट के लोग, वहाँ पे ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, जहाँ जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं अच्छी होती वहाँ पे ड्रग्स यंगस्टर्स के अंदर बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फिर जहाँ जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, जॉब्स नहीं मिलती, वहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, उसकी रिक्रूटमेंट बड़ी ईजी हो जाती है, और वो उस कम्युनिटी, उन फैमिलीज़ की बहुत बर्बादी कर देती है जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आसान बना दिया जाता है अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करके कि आप इनको रिक्रूट कर लो जी, स्टेट उनके लिए कुछ नहीं कर रही। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? After 1962 war, some attention was given to the isolation of Northeast India, right? Some attention was given mostly on papers. It was mostly related to security, right? आज आपका एक ये भी टास्क है कि आपने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, बिकॉज विलेजेस एट द बॉर्डर, उनके लोग अगर अपने आप को इंडिया का पार्ट महसूस नहीं कर रहे हैं तो दे विल नॉट बी हैविंग पेट्रियोटिज्म, प्रो इंडिया फीलिंग होनी चाहिए उनके अंदर। तो उसके लिए जब उन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, वॉशरूम्स नहीं है उनके घर में, पक्के घर नहीं है, बिजली आ नहीं रही है, और उनसे आप देशभक्ति बैठ के एक्सपेक्ट करो, नॉट वेरी फेयर थिंग टू डू, राइट? दिल्ली में बैठे हुए सारे लोग बड़े बड़े बंगले बना के, सारे ऑफिसर्स। नाउ येस्टरडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम आवर स्टूडेंट, जिसको अभी अभी कार्डर भी एलोकेट हो गया है। IPS जो बनी थी लड़की आरुषि, मेघालय एंड असम कार्डर, देख रहे हो क्या खूबसूरत जगह पे पोस्टिंग हुई है। थोड़ी बहुत गोलियां चल सकती हैं बट चलो दैट्स फाइन। अब ये आपने देख लेना है, देखो यहाँ से कोलकाता पोर्ट से निकलेंगे, यहाँ सितवे पोर्ट पे पहुँच जाएंगे म्यांमार में, यहाँ से इस तरीके से होते हुए वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू शिलोंग, विच इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? कोलकाता से शिलोंग ऐसे भी जा सकते हैं, तो उसका भी इंतज़ाम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे, यहाँ से भी रेलवे लाइंस बना रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वो बहुत नैरो है। अब यहाँ पे आप देखो, एक ऐसी भी कहानी है कि एक इलाका था सिलहट। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना देता हूँ। जहाँ पे रेफरेंडम हुआ, वहाँ पे एक लीडर थे जोगिंदर नाथ मंडल। वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, लेकिन लीडर किसके थे? मुस्लिम लीग के। उन्होंने अपने सारे लोगों को, इस इलाके के हिंदू कम्युनिटी को ये समझाया कि देखो मेरी बात हो गई है मोहम्मद अली जिन्ना से, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक सेकुलर देश बनेगा और तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड वोट टू स्टे इन ईस्ट पाकिस्तान ओनली। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसा मंडल जी कह रहे हैं वैसे कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? मंडल जी को खुद भाग के आना पड़ा पाकिस्तान छोड़ के राइट। सो ही हैड टू लीव पाकिस्तान हिमसेल्फ, और उस सारी कम्युनिटी को तब भी मारा गया वेव्स में। आज तक हिंदूज़ के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर बहुत एक्सट्रीम एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, बहुत एक्सट्रीम एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। डेली सम वुमेन आर बीइंग पिक्ड अप इन बांग्लादेश एंड इन सिंध प्रोविंस टू बी पर्टिकुलर, जहाँ पे बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी रह गई थी पीछे, और वो बहुत गरीब थे इसलिए वो मूव नहीं कर पाए। तो बहुत गरीब दलित परिवार हैं वो, तो आज भी उनकी किडनैपिंग्स हो रही हैं, उनके साथ गैंग रेप्स हो रहे हैं एंड उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है।